अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस के हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक जिन पर चर्चा करेंगे वो हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में परिवर्तन, द एज ऑफ सोशल चेंजेस इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दूसरा टॉपिक रहेगा चर्चा का यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, द कमिंग और द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले बात करें फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में क्या क्या परिवर्तन देखे गए। फ्रांसीसी क्रांति के विश्वव्यापी परिणामों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, इनका असर पूरे यूरोप पर पड़ा। सभी जगह स्वतंत्रता और समानता की मांग उठी। यूरोपीय लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहने लगे, लेकिन सभी लोग समान विचारधारा के नहीं थे। इसी वैचारिक भिन्नता के चलते यूरोप के समाज में 3 तरह के समूह बन गए: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड अमंग 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विच आर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। एक एक करके इन तीनों वैचारिक समूहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखें उदारवादी, लिबरल्स कौन थे। तो उदारवादी व्यक्तिगत अधिकारों के समर्थक थे। ये चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का और सम्मान और जगह मिले। इनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उदारवादी समूह वंश आधारित राजाओं की निरंकुश एवं अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। लिबरल चाहते थे कि प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार होनी चाहिए जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। देश में एक न्यायपालिका होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि शासन व्यवस्था कानूनों के अनुसार चल रही है। परंतु यह ध्यान रखना है कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, यानी उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के पक्षधर नहीं थे। इनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए। अब दूसरे समूह रेडिकल्स की बात करें। ये लोग बहुमत पर आधारित मताधिकार से चुनी गई सरकार के पक्ष में थे। इनका मानना था कि मताधिकार सभी को मिलना चाहिए, इवन महिलाओं को भी मताधिकार मिले। ये इसके पक्षधर थे। रेडिकल उदारवादियों के विपरीत चाहते थे कि देश में बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को जो विशेषाधिकार, प्रिविलेज मिले हुए हैं, समाप्त होने चाहिए। हालांकि रेडिकल निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। रेडिकल चाहते थे कि संपत्ति चंद लोगों के पास ही नहीं होनी चाहिए, सभी को आर्थिक समानता मिलनी चाहिए। आइए अब बात करें तीसरे समूह, रूढ़िवादियों की। कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे, समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। रूढ़िवादी तबका लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों से ही अलग विचार रखता था। ये चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक थे। हालांकि 19वीं शताब्दी आते आते ये भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन जरूर होने चाहिए, लेकिन फिर भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में परिवर्तनों की हलचल हुई और 3 प्रकार के वैचारिक समूह सामने आते हैं, जिसमें कुछ पुरानी परंपराओं से चिपके रहना चाहते थे, यानी परिवर्तन ना हो, अर्थात रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स, और कुछ चाहते थे कि थोड़े परिवर्तन होने चाहिए, जैसे कि उदारवादी लिबरल्स इस प्रकार की विचारधारा रखते थे। वहीं रेडिकल्स व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, टोटल चेंज चाहते थे। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यूरोप में समाजवाद का उदय किस प्रकार हुआ।
हाउ द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। इसके लिए हमें यूरोप में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही समाजवादी विचार अस्तित्व में आया। आगे बढ़ने से पहले हम इन दो शब्दों के अर्थ को भी भली भांति समझ लें। एक समाजवाद सोशलिज्म क्या होता है और दूसरा औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। समाजवाद का मतलब है समाज में आर्थिक समानता पर आधारित समाज, यानी आर्थिक संसाधनों का समाज में समान वितरण होना चाहिए, संपत्ति सभी को बराबर बराबर मिले। सोशलिज्म मीन्स ए सोसाइटी इन विच ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पीपल। तो स्पष्ट है, आर्थिक आधार पर समानता स्थापित करना समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा समाज जिसमें उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना हो, सारे समान हो, वर्गहीन समाज की स्थापना करना, क्लासलेस सोसाइटी। अब दूसरे शब्द औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आते हैं। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों का लगना। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाने लगे, मशीनों द्वारा उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया और उद्योगों का लगना औद्योगिकरण कहलाता है। स्पष्ट है, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सभी को कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया। कारखानों में काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे। एक दिन का मतलब 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। मजदूरी बहुत कम दी जाती थी, क्योंकि कारखाना मालिक का उद्देश्य होता था टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसलिए वो सामान की लागत कम रखते, जिसके चलते मजदूरी कम दी जाती। बेरोजगारी आम समस्या थी, अतः मजबूरी में मजदूरों को जीवन निर्वाह करने के लिए कम मजदूरी व अधिक काम के घंटे होने के बावजूद भी काम करना पड़ रहा था। औद्योगिकरण के चलते आर्थिक असमानता समाज में और बढ़ी। कारखाना मालिक धनी होते चले गए, मजदूरों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई और इसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी विचार का उदय हुआ कि एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की जाए जिसमें समाज के सभी वर्ग आर्थिक आधार पर समान हों। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि समाजवादी विचार कैसे जन्म लेते हैं। द राइज ऑफ सोशलिज्म। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। सबसे पहले उद्योग इंग्लैंड में लगे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, उन्होंने एक विचार रखा कि अमेरिका में सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसी प्रकार फ्रांस में लुई ब्लांक भी चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। यहाँ कोऑपरेटिव या सामूहिक का अर्थ समझ लीजिए कि कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जर्मनी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने समाजवादी विचार को और स्पष्ट तरीके से सामने रखा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब कारखानों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का कब्जा है, जबकि पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे को जमा करते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना होगा। इसके लिए मजदूरों को एकजुट होकर ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो सारी संपत्ति पर सारे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित करे। इस प्रकार के आदर्श समाज की कल्पना को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। तो इस प्रकार स्पष्ट है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योग लगाने वाले पूंजीपति और धनी होते चले गए और मजदूरों की आर्थिक स्थिति पिछड़ती चली गई। ऐसे में जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने समाजवादी विचार की अवधारणा रखी। अतः जर्मनी के कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स नोन एज फादर ऑफ कम्युनिज्म।
1870 तक आते आते यह समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। परिणाम स्वरूप मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन बनने लगे। इन संगठनों के माध्यम से मजदूरों ने कार्य की दशा में सुधार लाने की मांग की, जैसे काम के घंटों में कमी की जाए, वेतन बढ़ाया जाए, मताधिकार दिया जाए, आदि आदि। बढ़ते समाजवादी विचारों के चलते इन मजदूरों ने राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू किया, जिससे कि वो सत्ता में आकर वांछित बदलाव कर सकें। देखते ही देखते यूरोपीय देशों में साम्यवादी विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजदूर समर्थित पार्टी थी। 1905 में इंग्लैंड में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इसी प्रकार फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी नाम से राजनीतिक दल बन गया मजदूरों का। तो इस तरह स्पष्ट है कि यूरोपीय देशों में जगह जगह समाजवादी पार्टियों का गठन होना शुरू हो गया। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतना और भाग लेना शुरू कर देते हैं। कानून बनाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। परंतु किसी भी देश में समाजवादी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। सरकार अभी भी रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल्स की बन रही थी। जब तक समाजवादी सरकार नहीं बना लेते, वांछित समाजवादी एजेंडा लागू नहीं कर पा रहे थे। अतः प्रयास कर रहे थे कि मेजॉरिटी मिले और सरकार बनाएं। पहली बार समाजवादी रूस में सरकार बनाने में कामयाब रहे। अतः रूसी क्रांति से पहले हमने समाजवाद के बारे में पढ़ा, क्योंकि रूसी क्रांति एक समाजवादी क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी। तो आज के वीडियो में यहीं तक। रूसी क्रांति के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू टू ऑल।